Welcome students. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain synthesis of monosaccharides. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स के संश्लेषण के बारे में बात करूंगा. As we have discussed in an earlier presentation, that carbohydrates are classified into monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. So we will discuss synthesis of all these types of carbohydrates. So first, monosaccharides. Monosaccharides are synthesized in green plants by reduction of carbon dioxide in Calvin cycle during process of photosynthesis. तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स होते हैं और इनका संश्लेषण हरे पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के द्वारा किया जाता है. अर्थात केल्विन साइकिल में मोनोसैकेराइड्स का निर्माण होता है. एंड देन ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स. और उसके बाद मोनोसैकेराइड्स के बहुलकीकरण से ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है. अर्थात मोनोसैकेराइड्स परस्पर ग्लाइकोसाइडिक बंधों के द्वारा जुड़कर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें हम ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कहते हैं. तो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टुगेदर with glycosidic bonds to form larger oligosaccharides and even larger polysaccharides. So in this presentation, I will discuss synthesis of monosaccharides. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स के संश्लेषण के बारे में बात करूंगा. तो जैसा कि पूर्व में बात की, इनका निर्माण केल्विन चक्र में होता है. तो बेसिकली इस प्रस्तुतिकरण में हम केल्विन चक्र के बारे में बात करेंगे और केल्विन चक्र में कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स का निर्माण होता है यह देखेंगे. तो फर्स्ट, द साइट ऑफ केल्विन साइकिल, इट इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. केल्विन साइकिल की जो क्रिया है वह हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है. केल्विन चक्र के प्रारंभ होने से पूर्व प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया भी संपन्न होती है और यह प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है. तो बिफोर केल्विन साइकिल, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड दिस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट्स. So what is significance of this light reaction before Calvin cycle? So actually the reducing power and ATP which is required for carbon dioxide reduction in Calvin cycle is synthesized during this light reaction. तो प्रकाशिक अभिक्रिया का क्या महत्व है जिस कारण से वह केल्विन चक्र के पूर्व में होती है? तो वस्तुतः प्रकाशिक अभिक्रिया में ही अपचायक शक्ति अर्थात NADPH और ATP का संश्लेषण होता है और यह दोनों ही NADPH और ATP कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के लिए केल्विन चक्र में आवश्यक होती हैं. तो इनके निर्माण के लिए NADPH और ATP के निर्माण के लिए केल्विन चक्र से पूर्व प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है जिसमें इन दोनों का निर्माण होता है. The Calvin cycle is also known as C3 cycle. इसे C3 चक्र भी कहते हैं. इसका एक दूसरा नाम फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल भी है जिसे संक्षेप में PCR साइकिल कहते हैं. और केल्विन चक्र को रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट चक्र भी कहा जाता है, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी कहा जाता है जिसे संक्षेप में RPP साइकिल भी कहा जाता है. केल्विन साइकिल को C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद निर्मित होता है वह एक 3 कार्बन पदार्थ होता है, 3-phosphoglyceric acid. The Calvin cycle is known as C3 cycle because first stable product of Calvin cycle is a 3-carbon compound, that is 3-phosphoglyceric acid. It is called photosynthetic carbon reduction cycle because in process of photosynthesis reduction of carbon takes place in this cycle, and it is also a reductive pathway in which many intermediates are pentose phosphate sugars, and therefore this is also known as reductive pentose phosphate cycle or RPP cycle. The Calvin cycle is completed in 3 phases.
These three phases are first carboxylation, second reduction, and third is regeneration of RUBP or synthesis of hexose sugar. So we can see these three phases in a diagram here. First phase is carboxylation phase, in which carbon dioxide is incorporated into the system and PGA, that is 3-phosphoglyceric acid is formed. In the reduction phase, this phosphoglyceric acid is reduced to a triose phosphate using ATP and NADPH, which are synthesized in light reaction. And in third phase, that is regeneration phase, triose phosphate hexose sugar is synthesized using these triose phosphates, and also RUBP, which is required for initial carboxylation, is regenerated. In this step, ATP is required. इन्हीं तीनों प्रावस्थाओं को थोड़ा विस्तृत रूप से इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब RUBP के साथ जुड़ती है तो एक 6 कार्बन एडिशन कंपाउंड निर्मित होता है, उससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल निर्मित होता है। फिर रिडक्शन के द्वारा 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड निर्मित होता है और 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से इन पदों के द्वारा विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट फॉस्फोराइलेटेड शुगर्स का निर्माण होता है और अंततः वापस राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का निर्माण होता है, जो पुनः कार्बोक्सिलेशन की क्रिया में भाग लेता है। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। स्टेप और फर्स्ट फेज ऑफ Calvin cycle, that is carboxylation. In this, the carbon dioxide is accepted by a 5-carbon acceptor molecule which is known as ribulose 1,5-bisphosphate, संक्षेप में जिसे RUBP कहा जाता है। तो कैल्विन साइकिल के कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक 5 कार्बन ग्राही अणु के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह 5 कार्बन वाला ग्राही अणु राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट है, जिसे संक्षेप में RUBP भी कहा जाता है। So this is structure of RUBP, which is a keto sugar, ribulose 1,5-bisphosphate. First step, this RUBP is converted into its anadiol form. So in this, the double bond at carbon number 2 is shifted between carbon number 2 and carbon number 3, and hydroxyl group is attached to carbon number 2. This anadiol form accepts carbon dioxide and then it is converted into a 6-carbon addition compound or an unstable 6-carbon addition compound. So anadiol स्वरूप के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और फलस्वरूप एक 6 कार्बन युक्त पदार्थ निर्मित होता है। इस 6 कार्बन युक्त पदार्थ का नाम 2-कार्बोक्सी 3-कीटो एराबिनोटॉल 1,5-बिसफॉस्फेट है। So this is an unstable compound. यह एक अस्थायी पदार्थ होता है। 2-कार्बोक्सी, that is carboxyl group is present at carbon number 2 and keto group is present at carbon number 3, therefore 3-keto. So name of compound is 2-carboxy 3-keto arabinotol 1,5-bisphosphate. As mentioned, this is an unstable compound. जैसा बताया यह एक अस्थायी पदार्थ है, तो यह जल के एक अणु को ग्रहण करके 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। So 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid are formed. So 5 carbon are present in RUBP, 1 carbon is taken from carbon dioxide, and as a result 6 carbon compound is formed, and this 6 carbon compound is transformed into 2 molecules of 3 carbon compound, and this 3 carbon compound is 3-phosphoglyceric acid, अर्थात 3-phosphoglyceric अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अणु में 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। Both these reactions are catalyzed by enzyme ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. उपरोक्त दोनों ही अभिक्रियाएं राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है, जिसे संक्षेप में रुबिस्को कहा जाता है। As already mentioned, the Calvin cycle is called as C3 cycle because first stable product of this cycle is a 3-carbon compound 3-phosphoglyceric acid. The second step of Calvin cycle is
reduction. In this, 3-phosphoglyceric acid is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde by using assimilatory power produced in primary photochemical reaction और लाइट रिएक्शन। इस अपचयन क्रिया में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में हो जाता है और इस अपचयन के लिए आवश्यक जो स्वांगीकारी शक्ति या एसिमिलेटरी पावर है वह प्रकाशिक अभिक्रिया की प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित होती है। अर्थात प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित एसिमिलेटरी पावर का उपयोग करते हुए 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का अपचयन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में इस पद में होता है। NADPH और ATP को संयुक्त रूप से एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है। NADPH and ATP are together known as assimilatory power. The reduction step is completed in 2 steps. अपचयन का पद 2 पदों में पूर्ण होता है। In first step, 3-phosphoglyceric acid is converted into 1,3-bis-phosphoglyceric acid. प्रथम पद में 3-phosphoglyceric अम्ल को 1,3-bis-phosphoglyceric अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। 3-phosphoglyceric अम्ल में केवल एक ही फॉस्फेट समूह उपस्थित होता है जो कि कार्बन नंबर 3 पर उपस्थित होता है। एक ATP अणु से फॉस्फेट समूह इस 3-phosphoglyceric अम्ल के कार्बन नंबर 1 पर स्थानांतरित होता है, यानी अब 2 फॉस्फेट समूह इस अणु के साथ जुड़ जाते हैं जिससे 1,3-bis-phosphoglyceric अम्ल का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया काइनेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। In second step, 1,3-bis-phosphoglyceric acid is converted into 3-phosphoglyceraldehyde. दूसरे पद में 1,3-bis-phosphoglyceric अम्ल जो है वह 3-phosphoglyceraldehyde में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ 1,3-bis-phosphoglyceric acid का अपचयन होता है। 1,3-bis-phosphoglyceric acid is reduced and reducing power is NADPH और इसके लिए जो अपचयन शक्ति होती है वह NADPH होती है। तो NADPH से प्रोटॉन ग्रहण करके 1,3-bis-phosphoglyceric अम्ल से 3-phosphoglyceraldehyde का निर्माण होता है और NADP और एक फॉस्फेट समूह उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है या उसके द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। सो फर्स्ट रिएक्शन is catalyzed by enzyme kinase, which is also known as 3-phosphoglycerate kinase. It converts 3-phosphoglyceric acid into 1,3-bis-phosphoglyceric acid. And second reaction is catalyzed by enzyme triose phosphate dehydrogenase. This enzyme is also known as NADP phosphoglyceraldehyde dehydrogenase. The 3-phosphoglyceraldehyde is the first triose phosphate or phosphorylated monosaccharide synthesized in Calvin cycle. 3-phosphoglyceraldehyde कैल्विन चक्र में निर्मित होने वाला प्रथम ट्रायोस फॉस्फेट है या फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड है। 3-phosphoglyceraldehyde को ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate भी कहा जाता है। तो फॉस्फो 3-PGAL को ही 2 नामों से जाना जाता है, एक 3-phosphoglyceraldehyde या इसी को हम ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate भी कह सकते हैं। यह कैल्विन चक्र में निर्मित होने वाला फर्स्ट ट्रायोस फॉस्फेट या फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड है। अपचयन पद को ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अभिक्रियाओं का क्रम जो होता है वह श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया में अभिक्रियाओं के क्रम के ठीक विपरीत होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 3-phosphoglyceraldehyde से 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड और फिर 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड से 3-phosphoglyceric एसिड का निर्माण होता है, जबकि इस अपचयन पद में 3-phosphoglyceric एसिड से 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड और फिर 3-phosphoglyceraldehyde का निर्माण होता है। यानी दोनों अभिक्रियाएं दोनों पदों में अभिक्रियाओं का क्रम एक दूसरे के विपरीत है, अतः इस पद को ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी कहा जाता है। थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ RUBP, RUBP का पुनर्जनन और इसी पद में हेक्सो शर्करा का भी निर्माण होता है, तो इस कारण से फॉर्मेशन ऑफ हेक्सो शुगर, दिस नेम इज ऑल्सो गिवन टू दिस स्टेप।
The RUBP required for initial carboxylation reaction is regenerated by a series of reaction. तो यह अनेक पदों में यह संपूर्ण क्रिया पूर्ण होती है. And a number of phosphorylated monosaccharides are synthesized during this phase, which can be dephosphorylated to yield respective monosaccharide. तो अनेक माध्यमिक पद इस संपूर्ण रीजनरेशन स्टेप में पाए जाते हैं और जिसमें अनेक फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड्स का निर्माण होता है. और यह जो फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड्स होती हैं उनमें से फॉस्फेट समूह को निकाल दिया जाए तो संबंधित मोनोसैकेराइड हमको प्राप्त हो जाते हैं. यानी इस प्रकार से इस पद में विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स का संश्लेषण होता है. So to begin with, in this step, two molecules of 3-PGL isomerize into dihydroxyacetone phosphate. 3-फॉस्फोग्लिसराइड के दो अणु अपने समावयव डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं और यह अभिक्रिया ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है. Then in next step, one molecule of dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglycerate each combine in presence of enzyme aldolase to form fructose 1,6-bisphosphate. एक अणु फॉस्फोग्लिसराइड का और एक अणु डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का मिलकर के फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का निर्माण करते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोलेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है. एल्डोलेज उन सभी अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है जिनमें एक एल्डो शुगर और एक कीटो शुगर मिलकर के एक बड़े आकार की अन्य शर्करा का निर्माण करते हैं. तो यहां पर यह 3 कार्बन एल्डो शुगर और यह 3 कार्बन कीटो शुगर मिलकर के 6 कार्बन युक्त फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट का निर्माण करते हैं. तो जहां भी इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जहां दो छोटे मोनोसैकेराइड शुगर्स मिलकर के एक बड़े मोनोसैकेराइड का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में उत्प्रेरित होती है. तो एल्डोलेज एंजाइम इज यूज्ड व्हेनेवर टू स्मॉलर मोनोसैकेराइड्स combine together to form a larger monosaccharide. Now in next step, fructose 1,6-bisphosphate is converted into fructose 6-phosphate in the presence of fructose 1,6-bisphosphatase enzyme. तो इस अभिक्रिया में जो fructose 1,6-bisphosphate बनता है यह अगले पद में फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट समूह इसमें से निकल जाता है और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का निर्माण होता है. यानी कार्बन नंबर 1 पर जो फॉस्फेट समूह होता है वह फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में निकल जाता है और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट निर्मित होती है. यह अभिक्रिया फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है. The fructose 6-phosphate or phosphorylated hexose sugar can be tapped off from the Calvin cycle and converted into glucose and other carbohydrates like sucrose and starch. Sucrose is synthesized in cytosol while starch is synthesized in chloroplasts. तो इस प्रकार से जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का निर्माण होता है जो कि एक फॉस्फोराइलेटेड हेक्सोज शर्करा है, फॉस्फोराइलीकृत 6 कार्बन युक्त शर्करा है, यह कैल्विन साइकिल से निकल सकती है और इससे अन्य कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो सकता है. उदाहरण के लिए इससे ग्लूकोज का निर्माण किया जा सकता है या सुक्रोज का निर्माण किया जा सकता है या स्टार्च का निर्माण किया जा सकता है. सुक्रोज का निर्माण साइटोसॉल में संपन्न होता है जबकि स्टार्च का निर्माण जो होता है वह हरित लवक में संपन्न किया जाता है. The remaining 2 molecules of 3-PGL and 1 molecule of dihydroxyacetone phosphate are used to regenerate 3 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate required for initial carboxylation reaction of Calvin cycle. तो अब जो फॉस्फोग्लिसराइड के 2 अणु शेष रह जाते हैं और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का 1 अणु शेष रह जाता है, वह फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के साथ मिलकर राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के 3 अणुओं का पुनर्जनन या पुनर्निर्माण करते हैं और यह राइबुलोज 1-फॉस्फेट या RUBP प्रारंभिक कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में कैल्विन चक्र की प्रयुक्त होता है. यह संपूर्ण अभिक्रिया अनेक पदों में पूर्ण होती है. तो पहले पद में 3-PGL फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के साथ संयुक्त होता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट का निर्माण होता है. इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एक 4 कार्बन फॉस्फोराइलीकृत शर्करा है और ज़ैलुलोज 5-फॉस्फेट एक 5 कार्बन फॉस्फोराइलीकृत शर्करा है.
तो यहां पर यह अभिक्रिया जो उत्प्रेरित होती है यह ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम उन अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है जिसमें दो फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड्स मिलकर के पुनः उत्पाद के रूप में दो फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड्स का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसा हम यहां देख सकते हैं 3PGL का एक अणु और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक अणु मिलकर जो उत्पाद के रूप में निर्मित करते हैं वह होते हैं एक इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का अणु और एक ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट का अणु। यानी दो शर्कराएं मिलकर कार्बन एटम्स का रीअरेंजमेंट होकर के पुनः दो मोनोसैकेराइड या फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड्स निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के द्वारा होता है। The transketolase enzyme catalyzes reaction in which two different monosaccharides combine together and give rise to two other phosphorylated monosaccharide by rearrangement of carbon atoms. In the next step, erythrose 4-phosphate combines with dihydroxyacetone phosphate in presence of enzyme aldolase to form pseudoheptulose 1,7 bisphosphate which is a 7 carbon phosphorylated sugar. एल्डोलेज एंजाइम के बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। यह दो छोटे फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड्स को जोड़ करके एक बड़े फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के जुड़ने से pseudoheptulose 1,7 बिसफॉस्फेट का निर्माण होता है। Pseudoheptulose 1,7 bisphosphate loses one phosphate group in the presence of pseudoheptulose 1,7 bisphosphatase enzyme and forms pseudoheptulose 7 phosphate. So again phosphatase enzyme pseudoheptulose 1,7 bisphosphate से एक फॉस्फेट अणु की निकासी करता है जिसके फलस्वरूप pseudoheptulose 7 phosphate का निर्माण होता है। अभिक्रिया का उत्प्रेरण जो है pseudoheptulose 1,7 bisphosphate नामक एंजाइम के द्वारा किया जाता है। Now pseudoheptulose 7 phosphate reacts with 3-phosphoglyceride in presence of transketolase enzyme to produce xylulose 5 phosphate and ribose 5 phosphate. Both are 5 carbon phosphorylated sugars. तो यहां पर पुनः ट्रांसकीटोलेज एंजाइम प्रयुक्त होता है जिसकी उपस्थिति में एक 7 कार्बन फॉस्फोराइलेटेड शर्करा और एक 3 कार्बन फॉस्फोराइलेटेड शर्करा मिलकर के दो 5 कार्बन फॉस्फोराइलीकृत शर्कराओं का निर्माण करती है। अगले पद में ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट अपने एपिमर राइबोलोज 5 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है फॉस्फोकीटोपेंटोज एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में या राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यह अभिक्रिया एपिमरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। Xylulose 5-phosphate is converted to its epimer ribulose 5-phosphate in presence of enzyme phosphoketopentose epimerase or ribulose 5-phosphate epimerase. Epimers are those isomers which differ from each other only in configuration at one carbon atom. Epimer इस प्रकार के समावयवों को कहा जाता है जिनमें दो समावयव आपस में केवल एक कार्बन परमाणु पर परमाणुओं के अभिविन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। In next step, ribose 5-phosphate is converted into ribulose 5-phosphate in presence of enzyme phosphopentose isomerase. Ribose 5-phosphate भी अब राइबुलोज 5-phosphate में परिवर्तित हो जाता है जो कि राइबोज 5-phosphate का ही एक समावयव है। अतः अभिक्रिया का उत्प्रेरण एक आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है और एंजाइम का नाम है फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। तो इस प्रकार से ज़ैलुलोज 5-phosphate के जो दो अणु निर्मित होते हैं वह दोनों अणु इस अभिक्रिया के द्वारा राइबोलोज 5-phosphate में परिवर्तित हो जाते हैं और इसी प्रकार से जो राइबोज 5-phosphate यहां निर्मित होता है वह भी आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा राइबोलोज 5-phosphate में परिवर्तित हो जाता है। यानी
राइबुलोज 5 फॉस्फेट के 2 अणुओं का निर्माण ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट से होता है और एक अणु का निर्माण राइबोज 5 फॉस्फेट से होता है। और यह तीनों राइबुलोज 5 फॉस्फेट के अणु जो हैं वह राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट या आरयूबीपी में परिवर्तित हो जाते हैं एक काइनेज एंजाइम के द्वारा। तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट, 3 molecules of ribulose 5 phosphate are converted into ribulose 1,5 bis phosphate or RUBP in presence of a kinase enzyme. For this conversion, phosphate group is required. इस परिवर्तन के लिए फॉस्फेट समूह की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जब भी एटीपी एक क्रिया कारक के रूप में फॉस्फेट समूह प्रदान करता है किसी अन्य सबस्ट्रेट को, तो ऐसी अभिक्रियाएं काइनेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। तो इस प्रकार से इस अंतिम पद में आरयूबीपी या राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के 3 अणुओं का पुनः निर्माण हो जाता है जो कि केल्विन चक्र में प्रारंभिक कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात केल्विन चक्र फिर यहां से पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस चित्र में संपूर्ण केल्विन चक्र को सारांश रूप में प्रदर्शित किया गया है। संपूर्ण केल्विन चक्र में जितने भी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का निर्माण होता है वह उन सभी की संरचना इसमें प्रदर्शित की गई है। तो ऑल द phosphorylated sugars and other intermediate compounds which are formed in complete Calvin cycle are shown in this figure. So to start with, the Calvin cycle starts with carboxylation reaction. Calvin चक्र जो है वह कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया से प्रारंभ होता है। इसमें राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु के साथ रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। राइबुलोज 5 फॉस्फेट के 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु परस्पर संयुक्त होते हैं और 6 अणुओं का निर्माण होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के। अभिक्रिया का उत्प्रेरण रुबिस्को के द्वारा होता है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम Rubisco. In this reaction, for every molecule of ribulose 1,5 bis phosphate and carbon dioxide, 1 water molecule is also used. So in all, 3 water molecules are used for 3 molecules of ribulose 1,5 bis phosphate and 6 protons are released. That is 2 protons for each ribulose 1,5 bis phosphate molecule. The second step is reduction step, in which 3-phosphoglycerate or 3-phosphoglyceric acid is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. दूसरा पद अपचयन का पद है जिसमें 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या 3-फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे संक्षेप में हम 3-PGAL कहते हैं। तो यह अभिक्रिया जैसा पूर्व में बात की थी 2 पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में 3-फॉस्फोग्लिसरेट पर एक फॉस्फेट समूह जुड़ता है जो कि एटीपी से प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज नामक एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। इन फर्स्ट स्टेप 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3-फॉस्फोग्लिसरेट accepts 1 phosphate group from ATP molecule and is converted into 1,3 bis phosphoglycerate. Reaction is catalyzed by enzyme phosphoglycerate kinase and ATP is converted into ADP. So as we have 6 molecules of 3-phosphoglyceric acid, 6 ATP are used and 6 ADP are produced and 6 molecules of 1,3 bis phosphoglyceric acid are formed. In second step of reduction phase, 1,3 bis phosphoglyceric acid or 1,3 bis phosphoglycerate is reduced to glyceraldehyde 3-phosphate in presence of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase and reducing power 6 NADP H and 6 proton are used for this reaction. Again, चूंकि इस अभिक्रिया के प्रारंभ में भी हमारे पास 6 अणु 1,3 bis phosphoglyceric acid है, प्रत्येक अणु के अपचयन के लिए एक NADPH और एक प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। अतः 6 अणुओं के अपचयन के लिए कुल 6 NADPH और 6 प्रोटॉन आवश्यक होते हैं। उत्पाद के रूप में हमको 6 NADP और 6 अकार्बनिक फॉस्फेट प्राप्त होते हैं और साथ ही 6 अणु हमको ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के प्राप्त होते हैं या 3-PGAL के प्राप्त होते हैं। इन 6 अणुओं में से 5 अणु ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के आगे रीजनरेशन स्टेप में
प्रयुक्त होते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का पुनर्जनन या पुनर्निर्माण करने में, और एक ग्लिसरीडेट 3 फॉस्फेट का अणु जो है वह शुद्ध प्राप्ति के रूप में या नेट गेन के रूप में प्राप्त होता है। सो दिस इज द फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड सिंथेसाइज्ड इन केल्विन साइकिल। तो यह केल्विन साइकिल में निर्मित प्रथम फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड है, और इससे अन्य कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या स्टार्च का निर्माण किया जा सकता है, या इसको इन पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है। और जो शेष 5 ग्लिसरीडेट 3 फॉस्फेट अणु निर्मित शेष रह जाते हैं या प्राप्त होते हैं, वह पुनर्जनन अभिक्रिया में राइबोलोज 1,5 इस फॉस्फेट के निर्माण में काम में लिए जाते हैं। चूंकि ग्लिसरीडेट 3 फॉस्फेट एक 3 कार्बन पदार्थ है, तो इसके 5 अणुओं में 15 कार्बन उपस्थित होते हैं। यह 15 कार्बन रीअरेंजमेंट के द्वारा पुनः 3 अणु राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के बनाते हैं। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट एक 5 कार्बन अणु है, अतः इसके 3 अणुओं में कुल 15 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ग्लिसरीडेट 3 फॉस्फेट के 15 कार्बन परमाणु रूपांतरित हो जाते हैं राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के 3 अणुओं के 15 कार्बन में। जो 5 ग्लिसरीडेट 3 फॉस्फेट के अणु यहां पर हैं, इनमें से 2 अणु डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। आउट ऑफ 5 ग्लिसरीडेट 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, 2 3-PGL molecules are converted into 2 molecules of dihydroxyacetone phosphate. First this one and second this one. And remaining 3 phosphoglycerate molecules are used in 3 different reactions. This is first reaction where xylulose 5-phosphate and erythrose 4-phosphate is formed. This is second reaction in which fructose 1,6 bisphosphate is formed. And this is third reaction in which ribose and ribose 5-phosphate and xylulose 5-phosphate are formed. So, out of 5 glycerate 3-phosphate molecules, 3 molecules are used in these 3 reactions and 2 are converted into dihydroxyacetone phosphate, which are used in 2 different reactions of regeneration step. So, now we start with first reaction of regeneration step. In first reaction, 1 PGL molecule combines with 1 dihydroxyacetone phosphate molecule in presence of enzyme aldolase to give rise to fructose 1,6 bisphosphate. पहली अभिक्रिया में PGAL का एक अणु और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का एक अणु मिलकर के फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के एक अणु का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगले पद में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से एक फॉस्फेट समूह निकल जाता है, so removal of one phosphate group from here, and as a result fructose 6-phosphate is synthesized. तो fructose 1,6 बिसफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट के निकल जाने पर फ्रक्टोज 6-phosphate का निर्माण होता है और अभिक्रिया का उत्प्रेरण फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा होता है। In next step, fructose 6-phosphate combines with another molecule of PGAL, and this reaction is catalyzed by enzyme transketolase, and products are xylulose 5-phosphate and erythrose 4-phosphate. अब fructose 6-phosphate का एक अणु 3-PGL के एक अणु के साथ संयुक्त होता है ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और उत्पाद के रूप में एक 5 कार्बन पदार्थ xylulose 5-phosphate और एक 4 कार्बन पदार्थ erythrose 4-phosphate प्राप्त होता है। So this is the first xylulose 5-phosphate molecule synthesized in regeneration step. Now in next step, erythrose 4-phosphate combines with dihydroxyacetone phosphate to form pseudoheptulose 1,7 bisphosphate. अब अगले पद में erythrose 4-phosphate डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के एक अणु के साथ संयुक्त होता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और pseudoheptulose 1,7 बिसफॉस्फेट का निर्माण होता है। अगले पद में pseudoheptulose 1,7 बिसफॉस्फेट से भी एक फॉस्फेट समूह निकल जाता है और उसके फलस्वरूप pseudoheptulose 7-phosphate का निर्माण होता है। 1 phosphate molecule is removed from pseudoheptulose 1,7 bisphosphate in presence of enzyme pseudoheptulose 1,7 bisphosphatase, and pseudoheptulose 7-phosphate is synthesized. Now in next step, pseudoheptulose 7-phosphate combines with
Last molecule of PGL molecule left, and reaction is catalyzed by enzyme trans-ketolase, and one molecule of xylulose 5-phosphate and one molecule of ribose 5-phosphate is formed. अगले पद में सिडोहेप्टुलोज 7-phosphate जो है वह फॉस्फोग्लिसराइड के बचे हुए अणु के साथ संयुक्त होता है। अभिक्रिया का उत्प्रेरण ट्रांसकेटोलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और उत्पाद के रूप में हमको एक अणु ज़ाइलुलोज 5-phosphate का प्राप्त होता है और एक अणु राइबोस 5-phosphate का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो ज़ाइलुलोज 5-phosphate निर्मित हुआ, यह रीजनरेशन स्टेप में निर्मित होने वाला दूसरा ज़ाइलुलोज 5-phosphate अणु है। पहला ज़ाइलुलोज 5-phosphate यहाँ प्राप्त हुआ था और दूसरा ज़ाइलुलोज 5-phosphate यहाँ प्राप्त होता है। यह दोनों ज़ाइलुलोज 5-phosphate के अणु राइबुलोज 5-phosphate 3 एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबुलोज 5-phosphate 3 एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबुलोज 5-phosphate में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इस ज़ाइलुलोज 5-phosphate से भी राइबुलोज 5-phosphate बन जाता है और इस ज़ाइलुलोज 5-phosphate से भी राइबुलोज 5-phosphate बन जाता है। अर्थात हमको राइबुलोज 5-phosphate के दो अणु यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया एपिमरेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। This reaction is catalyzed by enzyme epimerase. Full name of enzyme is ribulose 5-phosphate 3 epimerase. And the ribose 5-phosphate which is synthesized in this reaction is also converted into ribulose 5-phosphate. इस अभिक्रिया में जो राइबोस 5-phosphate निर्मित होता है वह भी अब राइबुलोज 5-phosphate में परिवर्तित हो जाता है आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा राइबोस 5-phosphate आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से हमको 3 राइबुलोज 5-phosphate अणु यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। पहला ज़ाइलुलोज से, दूसरा इस ज़ाइलुलोज से और तीसरा राइबोस 5-phosphate से। नेक्स्ट स्टेप में यह तीनों राइबुलोज 5-phosphate के अणु परिवर्तित हो जाते हैं राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट में या आरयूबीपी में। तो इस अभिक्रिया के लिए प्रत्येक राइबुलोज 5-phosphate को एक एटीपी की आवश्यकता होती है, अर्थात 3 राइबुलोज 5-phosphate के लिए 3 एटीपी की आवश्यकता होती है। 3 एटीपी से 3 फॉस्फेट समूह निकलते हैं जो इन 3 अणुओं के साथ जुड़ते हैं और फलस्वरूप हमको 3 अणु राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से रीजनरेशन स्टेप कंप्लीट होता है, जिसके अंत में पुनः हमको 3 अणु राइबुलोज 1,5 बेस फॉस्फेट के मिल जाते हैं, जहां से कैल्विन चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो दिस इज समरी ऑफ कंप्लीट कैल्विन साइकिल। यह संपूर्ण कैल्विन चक्र का सारांश है। तो यहाँ पर चूंकि हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि मोनोसैकेराइड्स का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, तो संपूर्ण कैल्विन चक्र में जो मोनोसैकेराइड्स संश्लेषित होते हैं वह इस प्रकार से हैं। द डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स which are synthesized in Calvin cycle are as follows. The first is synthesized here, glyceraldehyde 3-phosphate or phosphoglyceraldehyde. Then second is synthesized here, dihydroxyacetone phosphate. डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के रूप में हमको दूसरा फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड मिलता है। उसके अलावा और जो फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड्स यहाँ पर निर्मित होते हैं वह हैं फ्रक्टोज 6-phosphate, ज़ाइलुलोज 5-phosphate, इरिथ्रोज 4-phosphate, सिडोहेप्टुलोज 7-phosphate, राइबोस 5-phosphate एंड राइबुलोज 5-phosphate। तो यह सभी फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड्स हैं। पुनः एक क्रम में इनका नाम लूं तो जो अलग अलग फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड्स निर्मित होते हैं वह है पहला फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, दूसरा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, तीसरा फ्रक्टोज 6-phosphate, चौथा इरिथ्रोज 4-phosphate, पांचवा ज़ाइलुलोज 5-phosphate, छठा राइबोस 5-phosphate और सातवां राइबुलोज 5-phosphate। तो इस प्रकार से इन फॉस्फोराइलीकृत शर्कराओं का निर्माण कैल्विन चक्र में या फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड्स का निर्माण कैल्विन चक्र में होता है। इन सभी फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड से फॉस्फेट समूह के पृथक हो जाने पर संबंधित मोनोसैकेराइड प्राप्त किया जा सकता है। तो फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट समूह हट जाता है और जो भी संबंधित मोनोसैकेराइड है वो प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि इरिथ्रोज 4-phosphate से फॉस्फेट समूह हटेगा फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में तो हमको इरिथ्रोज प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से राइबुलोज 5-phosphate से यदि फॉस्फेट समूह पृथक हो जाएगा तो हमको राइबुलोज नामक मोनोसैकेराइड प्राप्त हो जाएगा। सो दिस इज हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन कैल्विन साइकिल। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड्स का संश्लेषण कैल्विन चक्र में होता है।
Thanks for watching this presentation.